नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। यानी कि दोस्तों बात करें, हम लोग कर रहे थे क्लास 7th की जियोग्राफी, जिसमें कि दोस्तों हम लोग कर लिए थे 5 चैप्टर कंप्लीट। तो दोस्तों 5 चैप्टर के बाद अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 से। तो जितने लोग भी दोस्तों अभी तक नहीं देखें उस वीडियोज़ को, उसका जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाकी सारे वीडियोज़ का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी 6 क्लास की पूरी जियोग्राफी जो है कि आपको कंप्लीट करा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो लोग भी नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दिया है कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, जो कि बात बिल्कुल सही है। और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या होता है, बदलाव आता है। और वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर क्या करती है, निर्भर करती है। उसके बाद दिया है कि प्राकृतिक वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, याद रखेंगे। एक है वन, दूसरा है घास स्थल और तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, बात करते हैं आगे। उसके बाद तो वनस्पतियों के प्रकार में वन क्या होते हैं। तो जो वृक्ष तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, सघन और खुले वन विकसित होते हैं वहाँ पर। घास स्थल की बात करें तो जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर घास स्थल मतलब होता है। और कांटेदार की बात करें तो ये वहाँ पे होते हैं जहाँ शुष्क क्षेत्र होते हैं, जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर रेगिस्तान होते हैं वो ऐसी जगहों पे उगते हैं, यानी वर्षा जहाँ पे बिल्कुल कम होती है। वनस्पतियों के प्रकार में देखते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। तो इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। और ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जो है कि गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, इसी वजह से यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता और इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, और इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि इनकी पत्तियाँ जो है वृक्ष की एक साथ पूरी पत्तियाँ कभी नहीं झड़ती हैं, उन्हें इसीलिए इसको सदाबहार कहा जाता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। यानी आप समझिए कि इतना घना होता है ये जंगल या वन कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है इनके घने होने के कारण। दिया है कि आमतौर पर यहाँ दृढ़ वृक्ष जैसे कि रोजवुड, आबनूस, मंगाई आदि जो है कि ये वृक्षों के नाम हैं, कुछ जो है इन वनों में पाए जाते हैं। दूसरे जो प्रकार हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष जो है पत्तियाँ क्या कर देते हैं, झाड़ देते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवन, नीम, शीशम है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारत में वे जो है कि वृक्ष जो है देखने को अक्सर मिलते हैं। इसमें जो है फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं ये वन। इन प्रदेशों में आमतौर पर जो पाने वाले जानवर होते हैं वो बाघ होते हैं, शेर होते हैं, बंदर इत्यादि जो है कि और जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में। तो ये वन मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में स्थित है और ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पर, शीतोष्ण सदाबहार वन में। नेक्स्ट आता है शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां जो है शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं और यहाँ पर बांज, एस, बीच पेड़ जो है कि पाए जाते हैं। यहाँ पर जानवरों की बात करें तो हिरण, लोमड़ी, भेड़िए जानवर और फिजेंट तथा मुनल पक्षी पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में। तो यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका
दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के खट्टे सीड्स के फल पैदा किए जाते हैं। अगला जो वन का प्रकार है वो है शंकुधारी वन। यह जो है आपका उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में यानी 50 से 70 डिग्री सेल्सियस में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं और ये वृक्ष हिमालय में पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। कौन? जो हमारे शंकुधारी वन होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने, अखबारी कागज बनाने और नरम काष्ठ का उपयोग यानी कि माचिस एवं पैकिंग के लिए किया जाता है। बक्से बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? माचिस के बक्से बनाने के लिए। चीड़, देवदार मुख्य पेड़ और मिंक, ध्रुवीय भालू जो जानवर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। बात करते हैं अगला जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में। दिया है कि ये वन्य भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले होते हैं। यहाँ वनस्पतियाँ निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। यहाँ हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस और वेनेजुएला में लानोस घास पाई जाती है। तो ये आप याद रखेंगे, ये जो घास स्थल हैं इनसे क्वेश्चन बनता है। तो सवाना, पूर्व अफ्रीका, ब्राज़ील, कंपोस और वेनेजुएला, लानोस। तो इन 3 में से एक क्वेश्चन आपका 100% बनने वाला है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है शीतोष्ण घास स्थल। तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है और शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। तो याद रखेंगे आप जो है घास से आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो 2 जो बताए हैं मैंने, ये पीछे वाले में और इसमें, आप याद रख लेंगे कि कौन सी घास की प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है। अगले आते हैं अगले पॉइंट पे, कटीली झाड़ियाँ। दिया है कि शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में पाई जाती है जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं और तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ की वनस्पतियों में कमी रहती है और यहाँ पर जो है झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। उसके बाद ध्रुवीय प्रदेशों की बात करें तो यह अत्यधिक ठंडा इलाका होता है। यहाँ बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं और इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ सील, वालरस, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू, बर्फीली लोमड़ी आदि जानवर जो है कि पाए जाते हैं। तो ये रहा वनस्पतियों के बारे में और वन्य जीव के बारे में कुछ क्षेत्रों में। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद अगला जो चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 7 है मानवीय पर्यावरण यानी बस्तियां, परिवहन एवं संचार के बारे में। तो एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं। दिया है प्रारंभिक मानव जो है भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, जो कि अब हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। लेकिन समय के साथ नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का क्या किया गया, विकास किया गया। और प्रारंभिक मनुष्यों की बात करें तो वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। और बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और भूमि जो है कि उपजाऊ मिल जाती थी। दिया है व्यापार, वाणिज्य एवं निर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और सभ्यता का क्या हुआ, विकास हुआ। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, फिर उसके बाद मिस्र की सभ्यता और नदियों के किनारे, यानी जो भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं सभी की सभी नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। बस्तियां वे स्थान जहां लोग अपने घर क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी बस्तियां किसे कहते हैं, तो वे स्थान जहां लोग अपने घर बनाते हैं वे बस्तियां होती हैं। उसमें बस्तियों को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई कौन सा होता है, तो लोग रहने के लिए अस्थाई घर बनाते हैं, तो अस्थाई बस्तियां कहलाती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, जो खानाबदोश जैसे लोग होते हैं, वो अस्थाई बस्तियां होती हैं, यानी कुछ समय के बाद वो अपना स्थान चेंज कर देते हैं।
घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों एवं पर्वतों निवासी अक्सर जो है कि अस्थायी बस्तियां में रहते हैं, क्योंकि समय के साथ जो है वो एक दूसरे जगह पे जाते रहते हैं। ऋतु प्रवास के बारे में बात करें तो वे आकेटक हो सकते हैं, संग्राहक हो सकते, संग्रहण हो सकते हैं। स्थानित कृषि करने के लिए मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। तो ध्यान देंगे कि आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि के लिए जो मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। वही मतलब मौसम के अनुसार आने जाने को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। गांव की बात करें तो ग्रामीण बस्ती होती है और जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं गाँव में। सघन बस्ती की बात करें तो घर पास पास बने होते हैं, उन्हें सघन बस्ती कहते हैं। प्रकीर्ण बस्ती में जो है कि घर दूर दूर बने होते हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल। अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में जो है कि प्रकीर्ण बस्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मनुष्य ने अपने आवास वातावरण के लिए क्या किया है? वह अनुकूल बनाया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण को अनुकूल जो है कि घर बनाते हैं। आगे देखते हैं, दिया है कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। बिल्कुल बात सही है। जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ के घरों का जो छत होता है वो ढाल वाली होती है, और जिन स्थानों पे वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफार्म तथा सिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। यानी गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी को मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें जो है घास फूस से बनी होती है। तो याद रखेंगे, जहाँ पर अधिक वर्षा होता है वहाँ की जो छत होती है वो ढाल वाली होती है, और जिन स्थानों पे जो है जल जो है नीचे जमा हो जाता है, रुक जाता है, वहाँ पर लोग प्लेटफार्म अथवा स्लिट पर घर बनाते हैं, यानी ज़मीन से ऊंचाई पर बनाते हैं। और जहाँ पर गर्म जलवायु होती है वहाँ के जो घर बनाते हैं तो वहाँ पर जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की होती हैं और मोटी होती हैं, और छत जो है घास फूस यानी कटीली झाड़ियों की बनाते हैं। तो ये हो गया घर के बारे में। आवास, परिवहन के बारे में बात करें तो परिवहन लोगों के सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी यात्रा करने के में जो है कि अत्यधिक समय लगता था, और उस समय लोग क्या करते थे? तो पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। धीरे धीरे पहिए की खोज हुई, परिवहन क्या हो गया? आसान हो गया, और समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। और आज के समय में आप देख सकते हैं, परिवहन के साधन की बात करें तो 3 तरीके से मुख्य हैं परिवहन साधन के: सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग और वायु मार्ग। 4, ठीक है, याद रखेंगे। सड़क मार्ग की बात करें तो कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जो है सड़क हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली ले राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेल मार्ग की। तो रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में क्या है? सहायता प्रदान की है, और डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है आज के समय में। तीसरा आता है मुख्य सबसे जलमार्ग। बात करते हैं तो प्रारंभिक समय में परिवहन समय के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था, और अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग जो है सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्देशीय जलमार्ग और एक समुद्री मार्ग। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वायु मार्ग से। तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है, और ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से यहाँ सड़कें व रेल मार्ग नहीं है, वहाँ पर भी हम वायु मार्ग के द्वारा जो है कि पहुँच सकते हैं। तो ये हो गया आपका परिवहन के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है संचार। संचार के बारे में बात करें तो संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुँचाने की प्रक्रिया होती है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है, और संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आ गई है। संचार के साधन की बात करें तो समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है, फ़ोन है, ईमेल है, इंटरनेट है आदि। तो ये सभी जो है संचार के साधन है आज के समय में। तो ये आपका समाप्त होता है वहाँ पर आवास, परिवहन और संचार। अगला जो चैप्टर है मानव पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। इसमें देखते हैं तो बात करते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश के बारे में। तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को कहा जाता है भूमध्य प्रदेश। भूमध्य रेखीय प्रदेश यानी भूमध्य रेखा के आसपास के जो प्रदेश हैं
अमेज़न बेसिन में जीवन किस तरीके का होता है? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है और अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन जो है बेसिन का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ये कुछ नदियां हैं, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुला के भाग से क्या होती हैं, अपवाहित होती हैं। जलवायु क्या होता है? तो अमेजन यहाँ की जलवायु क्या है? तो अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जो है कि जलवायु रहती है। यहाँ मौसम दिन एवं रात में एक समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है और तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। वर्षावन की बात करें यहाँ पर, तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन जो है उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है और टुकन, गुंजन पक्षी और प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा सांप, अजगर और एनाकोंडा एवं बोआ आदि पाए जाते हैं। जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन जो है कि समृद्ध है, यानी कि सारी चीज़ें भरपूर हैं। यहाँ के निवासी की बात करें तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के वृक्षों को काटकर अपने लिए भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का क्या करती हैं, ध्यान रखती हैं। ये मुख्यतः टैपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। यहाँ कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। यहाँ के लोग पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुँचना जो है कि संभव हो गया है। उसके बाद बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस तरीके का जीवन है। तो गंगा एवं तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। किसमें? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। इनके मैदान की बात करें तो पर्वत, गिरिपाद, डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। और यहाँ की जलवायु मुख्यतः कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। उसके बाद बात करते हैं कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति भी है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा नदी के संरक्षण के नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो यही जो है कि आप जानते ही हैं इसके बारे में। उसके बाद दिया है कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। जून 2014 को नमामि गंगे कार्यक्रम का जो है कि क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। और सुसुई एक प्रकार की डॉल्फिन है, अंधी मछली होती है जो गंगा नदी में रहती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 8 और उसके बाद शुरू होता है चैप्टर नंबर 9 शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन के बारे में। तो इस चैप्टर से आपका 100% आपका 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। घास स्थल, तो जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है और यह पृथ्वी का 1/4 भाग पर फैला है। घास स्थल की बात करें तो शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जो है कि घास स्थल देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेयरी घास। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं और ये समतल, मंद ढलान तथा या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं। तो पश्चिम में राकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक तक। अफ्रीका में प्रेयरी का अपवान मिसी है। कनाडा में साच किचन द्वारा होता है। मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं। और प्रेयरी लैटिन शब्द जो है प्रिएटा से बना अर्थ सद्दल है, यानी कि प्रिएटा से बना है और इसका अर्थ होता है सद्दल। तो याद रखेंगे। जलवायु की बात करें यहाँ पर तो चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु, ग्रीष्म में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 0 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक की बात करें तो वर्षा सामान्य होती है। चिनुक की बात करें तो स्थानीय गर्म पवन बहती है यहाँ पर, चिनुक जिसे कहा जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात की बात करें तो पेड़ में बात करें तो सरपत पाया जाता है, ऑल्डर और पॉपुलर। उपजाऊ जो है मिट्टी होती है यहाँ की। प्रमुख फसल की बात करें तो मक्का, आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फ़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं अल्फ़ा, तो ये कुछ यहाँ की क्या हैं, प्रमुख फसलें हैं। मवेशी की बात करें तो विशाल मवेशी फार्म को रैंच एवं देखभाल करने वाले को काऊ बॉय कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे।
प्रमुख पशुओं की बात करें यहाँ पर तो बाइसन, अन्य खरगोश, कायोत, गोफर और प्रेयरी कुत्ता पाया जाता है। यहाँ के लोग कैसे होते हैं, तो लोग परिश्रमी होते हैं। कृषि एवं वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग किए जाते हैं कृषि के लिए। यह विश्व का धान्यागार कहलाता है और गेहूं के विशाल उत्पादन का कारण भी होता है। दुग्ध उत्पादन एवं यहाँ के अन्य उद्योग हैं। कोयला, लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार हैं यहाँ पर। इसे विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। वेल्ड की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। यह 600 मीटर से 1100 मीटर तक ऊंचे उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रैकसबर्ग पर्वत से नीचे है और पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान, उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड है। नदी की बात करें तो ऑरेंज और लिम्पोपो हैं। जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु नम होती है। शीत में ठंडी एवं शुष्क 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है और जुलाई जो है सबसे ठंडा माह होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालीन होती है एवं गर्म वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच में होती है और ये ग्रीष्म ऋतु में होती है जो वर्षा होती है। वनस्पति की बात करते हैं और प्राणी जात की, तो यहाँ पे वनस्पति विरल होती है। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा बबूल, मरोला ये होते हैं। और जानवर की बात करें तो शेर, तेंदुआ, चीतू और कुड़ू ये जो है कि यहाँ के कुछ जानवर हैं। निवासी की बात करें तो पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध उपजाऊ भूमि नहीं होती है। यहाँ मक्का, गेहूं, ज्वार, अखरोट, आलू प्रमुख फसल जो है होते हैं। तंबाकू, गन्ना और कपास जो है कि उगाए जाते हैं यहाँ पर प्रमुख फसल के रूप में। प्रमुख व्यवसाय की बात करें तो भेड़ पालन, ऊन के लिए और यहाँ ऊनी उद्योग जो है कि विकसित होते हैं। मैरिनो भेड़ प्रमुख प्रजाति है यहाँ कर दूध उत्पादन के लिए। और दोस्तों लास्ट चैप्टर आता है यहाँ पर चैप्टर नंबर 10, रेगिस्तान में जीवन की किस तरीके से रेगिस्तान में जीवन होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है और जहाँ अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति होती है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म और ठंडे भी हो सकते हैं और भारत में गर्म रेगिस्तान थार और भारत में ठंडा रेगिस्तान लद्दाख कहा जाता है। विश्व का गर्म रेगिस्तान सहारा है। एशिया का गर्म रेगिस्तान गोबी है और भारत का गर्म रेगिस्तान थार का मरुस्थल है। जान लेते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में। तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है और ये देश जो है कि यहाँ पर दिए गए हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजीर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा हैं। सहारा मरुस्थल जो है रेत, बालू की परत, बजरी के मैदान, नग्न सतह के उत्थित पठार और ये सतह 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। उसके बाद बात करते हैं सहारा रेगिस्तान के बारे में। तो आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ और मगर भी पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियां सामान्य जानवर थे। जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया और सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस जो है कि दर्ज किया गया था। जलवायु की बात करते हैं यहाँ की, तो सहारा रेगिस्तान जलवायु जो है अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है और यहाँ बादल रहित निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है और रात अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरबक हिमांक बिंदु यानी लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वनस्पति एवं प्राणी जात की बात करें तो यहाँ पर कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। जानवर की बात करें तो ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। वहीं पर बात करते हैं तो मोरक्को में टैफी लालेट मुरुगान ऐसा ही विशाल मुरुधान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और ये उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। इनके आसपास निवास करते हैं ये लोग और एक खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। मरुदान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि चैप्टर क्लास 7th की जो जियोग्राफी वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पे आ गया है चैप्टर 1 किसके क्लास 8 की जियोग्राफी की। तो इसको दोस्तों हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसको कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरे क्लास 8 की जो जियोग्राफी है एक वीडियो में कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी क्लास 7 की जो है कि जियोग्राफी
क्लास आपको कैसे लगी है कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा। और क्लास 8 का पूरा जियोग्राफी दोस्तों एक वीडियोज़ में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।